दोस्तों, आज कहानी है एक ऐसी 17 साल की बेटी की, एक ऐसी बहन की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और अपने 8 साल के मासूम भाई की हत्या करवा दी। वजह बस इतनी कि बाप अपनी बेटी को, जो कि नाबालिग थी, उसको अपने प्रेमी से दूर रखना चाहता था। एक पिता जो चाहता था कि उसकी बेटी इस उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फैमिली रहती थी। पिता राजकुमार, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी एक बेटी काव्या और एक 8 साल का बेटा तनिष्क। राजकुमार की पत्नी यानी काव्या और तनिष्क की माँ की डेथ 1 साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद से मोहल्ले में ये खबरें उड़ने लगी थी कि 17 साल की काव्या किसी मुकुल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। शुरू में तो पिता राजकुमार ने भी इग्नोर किया, लेकिन एक दिन काव्या और मुकुल एक साथ पकड़े जाते हैं तो काव्या के पिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बेटी काव्या को प्यार से समझाते हैं कि बेटा इन सब से दूर रहो। लेकिन काव्या अपने पिता की बात नहीं मानती और लगातार मुकुल के संपर्क में रहती है। तो पिता राजकुमार उस लड़के मुकुल से मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि वो काव्या से दूर रहे, लेकिन जब काव्या ही नहीं मानी तो मुकुल कहाँ मानने वाला था। तो थक हार कर काव्या के पिता मुकुल के माता पिता से मिलते हैं और उन्हें अपने बेटे को समझाने को कहते हैं। तो मुकुल के पेरेंट्स उसे किसी दूसरे शहर भेज देते हैं, लेकिन मुकुल वहां से वापस आ जाता है और एक दिन मौका पाकर काव्या और मुकुल अपना अपना घर छोड़कर भोपाल भाग जाते हैं। लेकिन काव्या के पिता राजकुमार की शिकायत पर एमपी पुलिस उन्हें ढूंढकर वापस जबलपुर ले आती है। लेकिन इस बार पिता राजकुमार को काव्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काव्या पर जोर देकर वो मुकुल पर रेप का केस करवा देते हैं। और क्योंकि काव्या नाबालिग थी तो मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन काव्या को यह डर था कि कहीं मुकुल को सजा न हो जाए, और क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है तो वो 15 दिन बाद अपनी गवाही देकर मुकुल को जमानत पर छुड़वा देती है। काव्या अपने पिता राजकुमार के खिलाफ जाकर मुकुल को छुड़वा तो लेती है, लेकिन अब पिता राजकुमार काव्या पर हर वक्त नजर रखने लगते हैं। और तो और उसके मोबाइल, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, सब जगह नजर रखने लगते हैं। लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी की उम्र भले ही कम हो, लेकिन दिमाग से वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। वो अपने मोबाइल में मौज नाम का एक ऐप इंस्टॉल करती है। नॉर्मली इस ऐप पर सब लोग रील्स देखते हैं, तो पिता राजकुमार इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते और काव्या और मुकुल इस ऐप के जरिए लगातार टच में रहते हैं और सारी प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो काव्या के पिता राजकुमार को अपने रास्ते से हटाएंगे। करीब 5 से 6 महीने तक वो प्लानिंग करते हैं और साउथ इंडस्ट्री की ढेर सारी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखते हैं ताकि उन्हें नए नए आइडियाज मिल सकें। अच्छी खासी प्लानिंग के बाद 15 मार्च की सुबह जब काव्या के पिता राजकुमार घर पर नाश्ता बना रहे होते हैं, तब मुकुल हथियार लेकर पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है और राजकुमार पर हमला कर देता है, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ये सब होते हुए काव्या का छोटा भाई तनिष्क देख लेता है, तो काव्या और मुकुल मिलकर तनिष्क को भी मार देते हैं। अब उनकी प्लानिंग थी कि वो दोनों लाशों पे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और शहर के अलग अलग कोनों में फेंक देंगे। दोस्तों, उन्होंने प्लानिंग तो सारी कर रखी थी, लेकिन जब हकीकत में उनके सामने 2 डेड बॉडीज पड़ी थी, अब उन्हें काटना था तो उनकी हालत खराब हो गई। तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। 8 साल की मासूम तनिष्क के शव को उन्होंने कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया और पिता राजकुमार के शव को प्लास्टिक में लपेटकर किचन में ही छिपा दिया और घर में काफी सारी अगरबत्तियां जला दी ताकि बदबू बाहर न आए। और इस दौरान घर पर दूध वाला भी आता है, लेकिन उसे वो लोग कोई भनक तो नहीं लगने देते। और फिर वो लोग आराम से बैठकर नाश्ता भी करते हैं और फिर घर से भागने का प्लान बनाते हैं। भागने से पहले मुकुल काव्या से उसकी चचेरी बहन को वॉइस नोट पर ऐसा बोलने के लिए कहता है, मुस्कान जल्दी जबलपुरा, पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अनुसार काव्या ने उसे जेल से छुड़वाया था और वो काव्या से बहुत प्यार करता था, तो वो नहीं चाहता था कि इस हत्या का इल्जाम काव्या पर लगे। मतलब उसको कहीं ना कहीं डर था कि एक दिन जाके उनको पुलिस के हत्थे तो लगना है, इसलिए उसने ऐसा किया। अब पहले तो मुकुल घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद काव्या भी उसके पीछे पीछे घर से निकल जाती है। उधर काव्या की चचेरी बहन उस वॉइस नोट को करीब 3 से 4 घंटे बाद सुनती है, लेकिन जैसे ही वो सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है शायद
शायद काव्या कोई मुसीबत में होगी और मुकुल ने कुछ गलत किया होगा। तो वो जल्दी से जबलपुर पहुंचने का सोचती है, लेकिन वो वहां से 230 किलोमीटर दूर थी। तो वो तुरंत रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करती है और वहां के कुछ रिश्तेदारों को भी बताती है। तो जैसे ही जीआरपी पुलिस राजकुमार के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि राजकुमार की डेड बॉडी प्लास्टिक में लपेटी हुई किचन में पड़ी है और 8 साल के मासूम तनिष्क की डेड बॉडी को फ्रिज में रखा हुआ था। बाद में पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि तनिष्क को जब फ्रिज में डाला गया था तब वो जिंदा था और इतनी देर तक फ्रिज में रहने की वजह से उसकी मौत हुई है। और पिता राजकुमार के सिर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस काव्या और मुकुल की छानबीन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो पता चलता है कि पहले मुकुल स्कूटी लेकर घर से निकला और फिर काव्या भी मुकुल के पीछे पीछे घर से निकली थी। तो पुलिस के सामने ये तो साफ हो चुका था कि इस डबल मर्डर में काव्या और मुकुल दोनों का हाथ है। अब पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें काव्या और मुकुल जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन में जाते दिखाई देते हैं, लेकिन स्टेशन के सारे सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि दोनों थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल भी जाते हैं। उनको लगा कि पुलिस जब उन्हें स्टेशन में जाते हुए का सीसीटीवी फुटेज देखेगी तो उनको लगेगा कि हम बाई ट्रेन वहां से निकले हैं और जब तक पुलिस ट्रेन में उन्हें ढूंढेगी तब तक वो वहां से काफी दूर जा चुके होंगे। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि वो दोनों बहुत ज्यादा चालाक हैं और बहुत ही शातिर तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर काव्या और मुकुल रेलवे स्टेशन से निकलकर बस स्टेशन जाते हैं और वहां से बस पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत ही शातिर तरीके से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बहुत सारी बसें चेंज करते हैं। पुलिस को जब भी कोई नई फुटेज मिलती पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंच जाती, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो लोग वहां से भी भाग निकलते। उन दोनों के मोबाइल फोन्स भी सर्विलांस पर थे, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो लोग फोन तभी ऑन करते जब उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम हो और वो मोबाइल इंटरनेट के बजाय पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते, जिससे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दिन पुलिस को एक नई लीड मिलती है। दरअसल पुणे के एक रेस्टोरेंट का बिल पे करने के लिए काव्या ने अपना पेटीएम यूज किया था। तुरंत पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन जब तक पुणे पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है वो लोग वहां से भी गायब हो चुके होते हैं। अब पुलिस को ये बात समझ में आई कि वो दोनों हर 8 से 10 घंटे में अपनी जगह बदल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक एक जगह पर रुकना उनके लिए खतरा हो सकता था। इसलिए वो दोनों 1 महीने में करीब 7 राज्य बदल चुके हैं और अभी भी घूम रहे हैं। घर से भागते वक्त मुकुल अपने साथ करीब 1,30,000 रुपए और काव्या अपनी माँ के गहने लेकर भागी थी, जिसकी वजह से वो दोनों बार बार अपनी जगह बदल कर भाग पा रहे थे। लेकिन अब पैसे खत्म होने लगे थे तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च इन सब जगहों पर खाना खाएंगे जहां पर उनके पैसे नहीं लगेंगे और रहने के लिए भी ऐसी जगह ही चुनेंगे। इधर एमपी पुलिस ने इन पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया और इन दोनों के नाम से बहुत सारे पोस्टर्स प्रिंट करवाकर हर जगह लगवाने शुरू कर दिए और पुलिस की कई सारी टीमें नेपाल समेत भारत के कई राज्यों में भेज दी गई। करीब 2.5 महीने तक काव्या और मुकुल पुलिस को चकमा देकर इधर उधर भागते रहे। ऐसे ही एक दिन भागते भागते छिपते छिपते वो दोनों हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पहले से ही काव्या और मुकुल के फोटो के साथ में उनके पोस्टर्स लगवा रखे थे। तो 28 मई के दिन एक महिला जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसे वो पोस्टर याद आता है। अब वो महिला पोस्टर पर दिए गए नंबर पर कॉल करके एमपी पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि वो दोनों हरिद्वार में छुपे हुए हैं। तो पुलिस पहले कंफर्मेशन के लिए उस महिला को वीडियो कॉल करती है और जब कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों काव्या और मुकुल ही हैं तो हरिद्वार पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन तब तक मुकुल को भनक लग चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो वहाँ से भी भाग निकलता है। लेकिन काव्या हरिद्वार से पुलिस के हाथ लग जाती है और उसे अरेस्ट करके वापस जबलपुर लाया जाता है। उधर मुकुल पुलिस से बचकर तो भाग जाता है, लेकिन काव्या गिरफ्तार हो जाती है तो उससे रहा नहीं जाता और 2 दिन बाद यानी 30 मई के दिन मुकुल अपने मुंह पर रुमाल बांधे जबलपुर थाने पहुंचकर कहता है कि मैं मुकुल हूँ, मैं वही मुकुल हूँ जिसने 2.5 महीने पहले राजकुमार और उनके 8 साल के बेटे की हत्या की थी और अब मैं सरेंडर करने आया हूँ। एक बार तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपने मुंह से रुमाल हटाता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और अभी काव्या और मुकुल दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। तो दोस्तों ये है एक ऐसी बेटी और एक ऐसी बहन की कहानी जिसने अपने प्यार के लिए अपने पिता और अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, और एक ऐसे प्रेमी की कहानी जिसने अपनी प्रेमिका के लिए उसके घर वालों की हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों गलत काम का नतीजा भी गलत ही होता है। अब वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अब मेरे मन में सवाल ये है कि क्या मुकुल और काव्या दोनों को बराबर की सजा होगी या नाबालिग होने की वजह से काव्या की सजा कम हो जाएगी? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।